हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। एसएससी जीडी, पुलिस, रेलवे, एसआई ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास की थ्योरी के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम यहाँ पर बताते चलते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 और 2 प्राचीन भारत के इतिहास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो का वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो देख लेनी है। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। इससे पहले वेद के बारे में, पुराण के बारे में और जो वेदांग थे यहाँ पर हमने सभी का जिक्र कर लिया था लेक्चर 1 और 2 में। अब यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2, जहाँ से हमने एंड किया था, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। तो विदेशी यात्रियों में सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक आते हैं। यूनानी रोमन लेखक को हम पढ़ते हैं तो हमें पहला फर्स्ट मिलता है टेसियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि टेसियस कौन था। याद रखिए, टेसियस ईरान का राजवैद था। कौन? टेसियस ईरान का राजवैद था। यहाँ से क्वेश्चन उलट के भी आ सकता है, जैसे ईरान का राजवैद कौन था जो यूनानी रोमन लेखक था। तो याद रखिए टेसियस, ठीक है। तो टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद। साथ साथ याद करते चलिएगा, लास्ट में हम इसका एक बार क्विक रिवीजन जरूर करेंगे। जो भी हम ये पूरा वीडियो बनाएंगे उसका एक क्विक रिवीजन होगा जो वीडियो के अंत में होगा। यहाँ पर दूसरे आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा है वो सभी जानते हैं। उनको ये क्वेश्चन याद होगा कि हेरोडोटस को हमने क्या बताया था? इतिहास का पिता यानी कि इतिहास का जनक बताया था। तो हेरोडोटस कौन था? इतिहास का जनक यानी इतिहास का पिता। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, जिसमें इतिहास के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो भारत के इतिहास के बारे में जिक्र किस में मिलता है? हिस्टोरिका में। और हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? हेरोडोटस की, जिसको हम इतिहास का जनक भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम आगे देखते हैं कि सिकंदर के साथ आने वाले कौन यूनानी लेखक थे। यूनानी लेखक कौन कौन सिकंदर के साथ आए थे? तो यूनानी लेखक में 3 थे। पहला है निरियाकस, दूसरा है आनेसिक्रेटस और तीसरा आता है ऑस्टियोबुलस। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने होंगे, जिनमें से निरियाकस कौन था? सिकंदर का जल सेनापति। निरियाकस को क्या बताया गया? जो सिकंदर है उसका जल सेनापति निरियाकस को बताया जाता है। तो सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी लेखक कौन कौन थे? निरियाकस जो सिकंदर का सेनापति था, दूसरा आनेसिक्रेटस और तीसरा था ऑस्टियोबुलस। इन तीनों नाम को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे है डाइमेकस। कौन आया था? डाइमेकस यानी कि जो यूनानी लेखक थे डाइमेकस। और डाइमेकस कौन था? एक राजदूत था। बट ये किसका राजदूत था? ये राजदूत था सीरियस नरेश। सीरियन का मतलब है यहाँ पर जो सीरिया देश है वहाँ का राजा आंतियोकस। क्या नाम था? आंतियोकस। तो आंतियोकस का राजदूत डाइमेकस था। और डाइमेकस कहाँ आया था? इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में याद रखिएगा। बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस आया था, जो कि सीरियस नरेश आंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो डाइमेकस आया था बिंदुसार के राज दरबार में। और ये कौन था? ये सीरिया के राजा आंतियोकस यानी कि सीरियन के नरेश आंतियोकस का राजदूत था। अब बात करते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज। और ये कहाँ पर आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन वही बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया। और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था?
इंडिका, और जिसमें मौर्य काल के जो समाज और संस्कृति है उसके बारे में जिक्र मिलता है। यानी कि मौर्य समाज का पूरा वर्णन उसने किया था, किसने? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। तो याद रखिए मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। वह किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और वह किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। अब बात करते हैं डायोनिसियस। डायोनिसियस कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि डायोनिसियस कौन था। तो मिस्र के नरेश यानी कि मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस कौन था? डायोनिसियस। और ये कहाँ पर आया था? अशोक के दरबार में। कहाँ पर? अशोक के दरबार में। जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसी तरीके से डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। और ये कौन था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत। ओके, अब देखिए टॉलमी कौन था? टॉलमी जो है, यहाँ पर आपने देखा कि मिस्र नरेश फिलेडेल्फस का राजदूत कौन? डायोनिसियस। और टॉलमी नाम दिया गया है जो मिस्र का नरेश था। बट मिस्र के नरेश टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत का भूगोल। क्या नाम था? भारत का भूगोल। नेक्स्ट में आता है प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री, जिसका नाम हिंदी में है प्राकृतिक इतिहास। तो याद रखिए कभी कभी ये आ जाता है कि प्लिनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, तो इनके द्वारा रचित पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, जिसको प्राकृतिक इतिहास बोलते हैं। और इस पुस्तक में हमें भारतीय पेड़ पौधे, पशुओं, खनिज पदार्थों आदि के बारे में वर्णन मिलता है। यानी हम देख सकते हैं कि प्लिनी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो प्राकृतिक इतिहास है, और प्राकृतिक नाम से ही पता चलता है कि इसमें पेड़ पौधे यानी कि नेचुरल चीज़ें, पेड़ पौधे, पशु, खनिज पदार्थ आदि के बारे में इसमें वर्णन है। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी ये एक पुस्तक है। ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक जिसने लिखी थी आज तक उसका पता नहीं है, तो हम यहाँ पर अज्ञात लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसको, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी पुस्तक जिसने लिखी थी आज तक उसका पता नहीं है, उसका लेखक आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन यह लेखक जो है हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ये लेखक जिसने भी ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक लिखी थी, ये लेखक हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ये कैसे पता चला? इसने हिंद महासागर का वर्णन इस पुस्तक में किया है, क्योंकि जहाँ जो भी घूमा, जहाँ पर जिसने भी भ्रमण किया, वहाँ का उसने वर्णन अपनी लिखित बुक में कर दिया। तो ये हिंद महासागर का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी इसका लेखक है वो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। और साथ ही साथ जो भी बंदरगाह थे और व्यापारिक वस्तुएं थी उनके बारे में जानकारी भी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी पुस्तक में मिलती है। ठीक है, तो ये थे रोमन लेखक। अब बात करते हैं चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक में सबसे इम्पोर्टेंट है फाहियान। कौन है? फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चीनी लेखक है, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया। जो भी इसने पुस्तक लिखी उसमें इसने क्या जिक्र किया कि मध्य प्रदेश का समाज संस्कृति कैसी है उसके बारे में बताया। तो कौन है? फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। क्या बताया? सुखी और समृद्ध। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस चीनी लेखक ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया? तो कौन थे? फाहियान। फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, चीनी लेखक नेक्स्ट है संयुगन। संयुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। बस यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसको याद रखिएगा। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी लेखक नहीं है? तो फाहियान, संयुगन और ह्यूनसांग, तो इनको आप याद रखिए। और चौथा है आपका
इत्सिंग। तो इन चारों में से अगर जो भी ऑप्शन में हो, इन चारों के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये चीनी लेखक नहीं है। इन चारों को नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्वेनसांग। देखिए ह्वेनसांग जो है वो किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ह्वेनसांग भारत किसके दरबार में आया? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया और भारत आकर के इसने शिक्षा ग्रहण की। और इसने शिक्षा किस विश्वविद्यालय से ग्रहण की? तो नाम याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, जो अब बिहार है। ठीक है, कहाँ पर? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में। और यहाँ पर आकर के इसने शिक्षा ग्रहण की और किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। और यहाँ से ह्वेनसांग बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले गया। ठीक है, तो यहाँ से ह्वेनसांग बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले गया। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गुप्त प्रथम ने कराया था। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने कराया। ठीक, और इसके अनुसार जो सिंध का राजा था वो कौन था? शूद्र था, जो कि ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा। और इनकी पुस्तक का नाम सीयू की था। क्या नाम था? सीयू की। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया? तो याद रखिए हर्षवर्धन के दरबार में। ह्वेनसांग ने यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण किस विश्वविद्यालय में की? तो नाम याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। और यहाँ पर आकर के उसने क्या किया? तो बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके वो यहाँ से ले गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। ह्वेनसांग ने एक अपनी पुस्तक भी लिखी जिस पुस्तक का नाम था सीयू की। क्या नाम था? सीयू की। और इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। सिंध का राजा शूद्र माना गया है, जो उसने अपनी पुस्तक में लिखा। और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा के कुलपति कौन थे? तो नालंदा के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया? ह्वेनसांग को कहा गया। किसको? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग जो है 645 ईस्वी में चीन को लौट गया। और ह्वेनसांग को ही हम प्रिंस पिलग्रिम्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रिंस पिलग्रिम्स। तो याद रखिए प्रिंस पिलग्रिम्स का ही मतलब होता है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार और पिलग्रिम्स होते हैं यात्री, यानी कि यात्रियों। तो प्रिंस पिलग्रिम्स ही यात्रियों का राजकुमार। तो इन दोनों नाम को आप याद रखिएगा। ये किसको बोला गया? ह्वेनसांग को। और फोर्थ नंबर पे आता है इत्सिंग। इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में इत्सिंग भारत आया और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, तो यहाँ से केवल यही पूछा जाएगा कि ह्वेनसांग जो है वो कहाँ पर, यानी कि उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो सीयू की है। और नालंदा विश्वविद्यालय में उसने जो है शिक्षा प्राप्त की। और यहाँ पर ह्वेनसांग को ही राजकुमार कहा जाता है, जो यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। और यात्रियों के राजकुमार को इंग्लिश में प्रिंस पिलग्रिम्स भी बोला जाता है। तो इस वर्ड को याद रखिए, प्रिंस पिलग्रिम्स, दोनों ही एक ही वर्ड है, यात्रियों का राजकुमार या फिर प्रिंस पिलग्रिम्स। ओके, अब देखिए अरबी लेखक के बारे में बात करते हैं। अरबी लेखक जो हैं यहाँ पर पहले आते हैं अल बरूनी। अल बरूनी कहाँ का निवासी था? सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अल बरूनी निवासी कहाँ का था? ख्वारिज्म। कहाँ का? ख्वारिज्म, जो अब तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, अब उसको क्या बोलते हैं? तुर्कमेनिस्तान। लेकिन पहले जब अल बरूनी आया था जहाँ से, उस जगह का नाम था ख्वारिज्म। ठीक है, तो याद रखिए अल बरूनी कहाँ का निवासी था? ख्वारिज्म का। और यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। कहाँ पर? महमूद गजनबी। इसका मतलब ये है कि कहा जाता है कि अल बरूनी महमूद गजनबी के दरबार में आया। ठीक है, तो ये एक अरबी लेखक था जो कि अल बरूनी है। और अल बरूनी का निवास स्थान ख्वारिज्म, जो अब तुर्कमेनिस्तान है। और अल बरूनी
महमूद गजनबी के दरबार में आया था। अलबरूनी की पुस्तक का नाम देखें तो किताब अल हिंद और तहकीक हिंद, जिसको कहा जाता है भारत की खोज। ठीक है, तो अलबरूनी की दो पुस्तकें हैं, एक है किताब उल हिंद और एक है तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किताब अल हिंद किसकी पुस्तक है, तो याद रखिए अलबरूनी। या फिर तहकीक हिंद भारत की खोज किसकी पुस्तक है, अलबरूनी, जो कि ख्वारिज्म यानी कि अब जिसको तुर्कमेनिस्तान बोलते हैं वहाँ का निवासी था। दूसरा आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था, ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। और मोरक्को की राजधानी याद रखिएगा रबात है। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। तो मोरक्को का निवासी कौन था, इब्न बतूता। ठीक है, और इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। किसके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था रिहला। क्या नाम था, रिहला। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो ये निवासी था मोरक्को का। ठीक है, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिहला। इब्न बतूता का वास्तविक नाम क्या है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। इब्न बतूता का वास्तविक नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। ठीक है, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता इब्न बतूता का वास्तविक नाम था, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अन्य लेखक के बारे में थोड़ा बात कर लें तो अन्य लेखक में आता है तारानाथ। क्या नाम है, तारानाथ। और इसी ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता अपनी लिखी हुई पुस्तक में बताया था। ठीक है, लेकिन याद रखिए तारानाथ कहाँ का निवासी था, ये तिब्बत का निवासी था, यानी कि ये तिब्बती था जिसका नाम था तारानाथ। और इसने दो पुस्तक लिखी थी, एक थी कंग्यूर और एक थी तंग्यूर। ठीक है, कंग्यूर और तंग्यूर नामक दो पुस्तक किसने लिखी थी, तारानाथ ने, याद रखिए। और यही वो लेखक था जिसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था और जो तिब्बत से था। ठीक है, तारानाथ कहाँ का निवासी था, तिब्बत का। इन ग्रंथों में भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किन ग्रंथों में, जो कि तारानाथ के द्वारा रचित कंग्यूर और तंग्यूर हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या तो आपको इनमें से कोई भी नाम दे देगा पुस्तक का और पूछेगा ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है, तो याद रखिए तारानाथ के। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किस लेखक ने कहा, तो याद रखिए नाम है तारानाथ। ओके, अब नेक्स्ट में है अन्य लेखक में आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, मार्को पोलो मोरक्को का निवासी था। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, रबात है। और यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। और ये किस शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया, ये आया 13वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुलेमान एकमात्र ऐसा अरब यात्री है जिसने भारत व चीन की यात्रा की, दोनों देश की यात्रा इसने की थी। क्या नाम है, सुलेमान। तो इसलिए हमने नोट पॉइंट में दिया है, इसको आप याद रखिएगा। तो सुलेमान एकमात्र ऐसा अरब यात्री है जिसने भारत व चीन की दोनों की यात्रा की थी। अब यहाँ पर लेखक की बात खत्म हुई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे अभिलेख की। तो अभिलेख काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप रिलेट करके पढ़ते जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे कोई आपके लिए हार्ड नहीं है। देखिए अभिलेख की बात करें तो एशिया माइनर का अभिलेख कौन सा है, ठीक है, तो ये नाम याद रखिए, बोगाज कोई। क्या नाम है, बोगाज कोई। और बोगाज कोई को ही सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, बोगाज कोई। और बोगाज कोई ही एशिया माइनर का अभिलेख है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रखिए कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, बोगाज कोई। और एशिया माइनर का अभिलेख कौन सा है, बोगाज कोई। ठीक है, दोनों का एक ही नाम होगा। इनमें कौन कौन वैदिक देवता का जिक्र है, जो बोगाज कोई है एशिया माइनर का अभिलेख, उसमें कौन कौन से देवता का जिक्र है। तो ऐसे 4 देवता हैं जिनका जिक्र बोगाज कोई अभिलेख में है। कौन कौन, मित्र, वरुण, इंद्र और
नासत्य। 4 देवता हैं, याद रखिएगा, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी मालूम कर लेता है कि एशियाई माइनर का अभिलेख बोगाज है, लेकिन इसमें कितने देवताओं का जिक्र है? तो याद रखिए, संख्या को याद रखना है 4। ठीक है, 4 देवता हैं जिनका जिक्र बोगाज कोई है, और बोगाज कोई को ही सबसे प्राचीन अभिलेख माना गया है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख, आगे है गरुड़ स्तंभ अभिलेख। तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख बनवाया था यवन राजदूत होलियोडोरस ने। ठीक है, तो होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, जो कि एक यवन राजदूत है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित कैसे हुआ उसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो मध्य भारत में भारतवर्ष भागवत धर्म जो है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित कैसे हुआ उसके प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन अगर बने तो आप लिखिएगा गरुड़ स्तंभ। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि गरुड़ स्तंभ अभिलेख किसका है? तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है यवन राजदूत होलियोडोरस का। और गरुड़ स्तंभ अभिलेख में किसके प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण किस में मिलते हैं? गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। अब देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है हाथी गुम्फा अभिलेख का। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो कलिंग राजा खाखेल का। ठीक है, तो कलिंग राजा खाखेल का अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख का है। इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो नाम याद रखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जो कि कलिंग के राजा खाखेल का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख की, जो है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसका है? यह है गोमती बलश्री का। क्या नाम है? गोमती बलश्री का अभिलेख कौन सा है? नासिक अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख है रुद्र दामन का। रुद्र दामन का, और ये अभिलेख संस्कृत भाषा में है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा में है? तो याद रखिए जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्र दामन का। किसका? रुद्र दामन। प्रयाग स्तंभ लेख, बात करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख की। तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का अभिलेख है। किसका है? समुद्रगुप्त का अभिलेख। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय। इसको आप याद रखिए, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है। क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, देखिए आगे है मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है। तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन। मंद यानी कि मैं से मंदसौर और मैं से मालवा नरेश यशोधर्मन, जिसमें रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? मंदसौर अभिलेख में। और मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्धन का। आगे अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका अभिलेख है? प्रतिहार नरेश भोज का अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्रतिहार नरेश भोज का अभिलेख कौन है? तो प्रतिहार नरेश भोज का जो अभिलेख है वो है ग्वालियर अभिलेख। एक आता है ऐरण अभिलेख। देखिए, ऐरण अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस में मिला है? तो ये याद रखिए ऐरण अभिलेख में। और ऐरण अभिलेख किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का। भानुगुप्त का अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसका नाम ऐरण है, जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें भारत पर होने वाले हुणों के आक्रमण का पता चलता है। भारत में सर्वप्रथम हुणों का आक्रमण हुआ ऐसा साक्ष्य किस अभिलेख में मिला? तो उस नाम याद रखिए भीतरी स्तंभ अभिलेख में। और भीतरी स्तंभ अभिलेख किसका है?
यह है स्कंदगुप्त का। किसका? स्कंदगुप्त का। चलिए कुछ नोट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, एक ऐसे नोट पॉइंट जो आपके ल्यूसेंट में भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोज कब हुई? 1861 में हुई। ठीक है, 1861 में। और किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसीलिए इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नाम याद रखिए, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आता है। और जिनके जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1861 में खोजा था। अभिलेख के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अभिलेख के जितने भी हमने देखो अभिलेख पढ़े, ये अभिलेख के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो नाम याद रखिए, अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल का नाम क्या है? तो कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल का नाम बुर्ज होम है। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल का नाम क्या है? बुर्ज होम है। और यहाँ पर क्या मिले थे? जो गर्तावास होते हैं, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे वाले घर, और इन घरों में अंदर जाने के लिए सीढ़ी नुमा एक, हम कहते हैं सीढ़ी नुमा आकृति मिली, जिससे हम उन गड्ढों में यानी कि उन गड्ढों के घर में जाते हैं। तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ पर मिले? बुर्ज होम में। और बुर्ज होम क्या है? कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल का नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं मुद्राएं और सिक्कों की। मुद्राएं और सिक्के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, आहत कहा जाता था, जिसको पंचमार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क। तो प्राचीनतम सिक्कों को, यानी कि पुराने जो सिक्के होते थे प्राचीन काल के, उनको क्या कहते थे? आहत कहते थे, जिनको पंचमार्क भी कहा जाता है। और ये आहत सिक्के जो थे, इन सिक्कों पर कोई भी लेख नहीं होता था, केवल आकृति होती थी। केवल आकृति इन सिक्कों पर होती थी, कोई भी इन सिक्कों पर लेख लिखा हुआ नहीं था। तो ऐसे सिक्के जिन पर कोई भी लेख लिखा हुआ नहीं होता, केवल आकृति होती है, उनको आहत या फिर पंचमार्क कहा जाता है। और वही सिक्के प्राचीनतम सिक्के भी होते हैं। साहित्य में सिक्कों को क्या कहा जाता है? देखिए, प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहते हैं। साहित्य में इन सिक्कों को कापार्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? कपार्षण। कपार्षण बोला जाता है। तो साहित्य में इन सिक्कों को कपार्षण, और प्राचीनतम सिक्के जो हैं उनको वैसे हम नॉर्मली आहत बोलते हैं। और इन सिक्कों पर लेख तो होता नहीं, बस क्या होता है? एक मूर्ति होती है। अब देखिए, एक स्थान का नाम आता है अरिकमेडु। क्या नाम आता है? अरिकमेडु। ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखिए, पुदुचेरी। पुदुचेरी जो तमिलनाडु है वहाँ पर पड़ता है। और यहाँ से रोमन सिक्के मिले थे। देखिए, पुदुचेरी जो है वो उसका एक स्थान है, जगह का नाम है अरिकमेडु, जहाँ पर रोमन के सिक्के मिले, जहाँ पर खुदाई हुई और खुदाई में रोमन के सिक्के वहाँ पर प्राप्त किए गए। और सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य किस शासक ने किया? तो सबसे पहले सिक्कों पर जो लिखाई हुई वो यवन शासकों के द्वारा की गई। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि प्राचीनतम सिक्के, सबसे पुराने सिक्के जिन पर कोई लेख नहीं था, केवल आकृतियाँ थी, उनको आहत बोला जाता है। और साहित्य में इनको कपार्षण कहा जाता है। और सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य किसने किया? जो यवन शासक थे, उन्होंने इन पर लिखने का कार्य शुरू किया। समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो याद रखिए, उनकी एक मूर्ति मिली थी जो कि सिक्के पर बनी हुई थी, और उसमें उनका वीणा बजाते हुए
एक प्रतिमा बनी हुई थी सिक्के पर, तो एक मुद्रा वाले सिक्के थे जो वीणा बजाती हुई मूर्ति समुद्रगुप्त की वहाँ पर मिली। तो इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का ये एक प्रमाण है कि उनकी मूर्ति सिक्कों पर वीणा बजाती हुई मिली। ठीक है, तो वीणा बजाती हुई मूर्ति सिक्कों पर छपी हुई थी, तो इसी से उन्होंने पता लगाया कि समुद्रगुप्त क्या थे, संगीत प्रेमी थे। मुद्राओं यानी सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मुद्राओं यानी सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, और इंग्लिश में इसको न्यूस्मेटिक्स क्या कहते हैं? न्यूस्मेटिक्स कहा जाता है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन हैं? तो याद रखिए, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप हैं। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं पूरी वीडियो में हमने कहीं पर भी नहीं बोला है, तो अब हम आपसे कहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितना भी शेयर हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जितना भी है लुसेंट के पॉइंट और एक्स्ट्रा जो पॉइंट है इतिहास से रिलेटेड, वो सभी पॉइंट हम यहाँ आपको दे रहे हैं। आप चाहें तो लुसेंट से मिला सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ही मिलेंगे, कम आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर अरिकमेडु स्थान पर हमें भारत और रोमन के मध्य व्यापार का पता चलता है। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा शास्त्र को क्या कहा जाता है? जेम्स प्रिंसेस। और अरिकमेडु स्थान पर, जो कि तमिलनाडु में पुदुचेरी में है, तो वहाँ पर रोमन के मध्य व्यापार का पता चलता है भारत के बीच में। भारत और रोमन के मध्य क्या होता था? व्यापार होता था, क्योंकि वहाँ पर जब खुदाई हुई तो खुदाई होने पर वहाँ पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किसने किए? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए मौर्य वंश के राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? मौर्य वंश के राजाओं के द्वारा। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासकों के द्वारा चलाए गए? तो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए, हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्य वंश के राजाओं के द्वारा, और सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा चलाए गए। ठीक है, कुषाण वंश द्वारा चलाए गए। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा चलाए गए। अब आगे जो है, सोने के सिक्के के बाद शीशे के सिक्के भी चलाए गए। तो शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के राजाओं ने चलवाए, 7 वंश राजाओं के द्वारा चलाए गए शीशे के सिक्के। अब यहाँ पर देख लेते हैं शैली का प्रयोग, जो कि मंदिर और स्मारक बनवाने में होता था। तो एक शैली थी नागर शैली। नागर शैली का प्रयोग उत्तर भारत के मंदिर बनाने में किया गया। द्रविड़ शैली के बारे में बात करें तो द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया दक्षिण भारत के मंदिर बनाने के लिए। बेसर शैली का प्रयोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिला जुला इतिहास माना जाता है कि ये दोनों ही तरह के मंदिरों में यूज़ की गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण किस काल के राजाओं ने किया था? तो सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण कुषाण वंश के राजाओं के द्वारा हुआ, जो कि कुषाण वंश में मूर्तियों का निर्माण सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण कुषाण वंश में हुआ, जो कि कुषाण वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में हम लेकर के चलेंगे लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे प्राग ऐतिहासिक भारत। तो प्राग ऐतिहासिक भारत में हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। यहाँ पर जो भी आपको लगे वैसा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में हम देखते हैं कि टेसियस कौन था? इराक का राजवैद्य था। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो जो टेसियस था वो कौन था? इराक का राजवैद्य। और हेरोडोटस इतिहास का
जनक माना जाता है और इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी लेखक निरियाकस है और आनेसिक्रेटस और ऑस्टियोबुलस, और निरियाकस को सिकंदर का जल सेनापति भी माना जाता है। डायमेकस किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत डायमेकस था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इनकी पुस्तक थी इंडिका, जिसने मौर्य काल के समाज संस्कृति के बारे में जिक्र किया गया। डायोनिसियस के बारे में बात करें तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और डायोनिसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी की पुस्तक का नाम भारत का भूगोल है, याद रखिए, और प्लिनी की पुस्तक एक थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री, जिसको प्राकृतिक इतिहास भी कहा जाता है, और इस पुस्तक में भारत के पेड़ पौधे, पशुओं, खनिज पदार्थों आदि के बारे में बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिब्रियन, ठीक है, इरिथ्रियन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो पुस्तक है उसकी जानकारी किसी को नहीं है कि वो किसने लिखी थी, लेकिन जिसने भी लिखी थी वो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और ये इससे पता चलता है कि उस पुस्तक में हिंद महासागर का वर्णन है जो कि बंदरगाहों और व्यापारियों की वस्तुओं के बारे में जानकारी देती है। चीनी लेखक में फाहियान है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में बताया। फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया, बस इसको आप इसका नाम याद रखिए और कुछ यहाँ से मालूम नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट ह्वेनसोंग, ठीक है, ह्वेनसोंग जो है वो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में, और ह्वेनसोंग ने यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण की नालंदा विश्वविद्यालय में जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ पर ह्वेनसोंग बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले गया और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। इसके अनुसार हम बात करें तो सिंध का राजा जो था वो शूद्र था, जिसने ह्वेनसोंग द्वारा रचित पुस्तक में जिक्र हुआ है, ठीक है। तो इसके अनुसार किसके? ह्वेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, इसने अपनी पुस्तक सी यू की में इसका जिक्र किया है। अब ह्वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे और ह्वेनसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यानी कि प्रिंस पिलग्रिम्स कहा जाता है। तो ह्वेनसोंग 645 में चीन लौट गया था। इत्सिंग जो थे वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन अपनी बुक में किया है। अरबी लेखक में अलबरूनी थे जो ख्वारिज्म का निवासी था, जो अब तुर्कमेनिस्तान है, और यह महमूद गजनबी के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक दो हैं, एक है किताब अल हिंद और दूसरी है तहकीक हिंद जो भारत की खोज कही जाती है। इब्न बतूता के बारे में बात करें तो इब्न बतूता जो है मोरक्को देश का निवासी था जिसकी राजधानी है रबात, और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम था रिहला, और इब्न बतूता का वास्तविक नाम याद रखिए अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता है। अन्य लेखक के बारे में बात करें तो तारानाथ जो है जिसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था और ये जो है तिब्बत का निवासी था। इसके द्वारा 2 किताबें लिखी गई, कंग्यूर और तंग्यूर, और इन किताबों में भारत के इतिहास के बारे में इसने जानकारी दी है। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था और 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। सुलेमान एकमात्र ऐसा अरब यात्री जिसने भारत और चीन दोनों की यात्रा की थी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने की जानकारी में अभिलेख की बात करें तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था? बोगाज कोई, और बोगाज कोई एशियाई माइनर का अभिलेख माना जाता है और इसमें कौन कौन देवता का जिक्र है? 4 देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासक के देवता का जिक्र मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख जो है वो यवन राजपूत होलियोडोरस का है जिसमें मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खाखेल का है, इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, यानी कि सर्वप्रथम भारतवर्ष इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा गया है। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बालश्री का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्र दामन का, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। समुद्रगुप्त का अभिलेख प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, और एहोल अभिलेख जो है वो किसका है? वो है पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोधर्मन का, जो कि रोमन बुनकरों के बारे में बताता है।
ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश भोज का। और एरण अभिलेख जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला वो किसका है? भानुगुप्त का। भीतरी स्तंभ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। और यहाँ पर सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुणों के आक्रमण का पता चलता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि 1861 में की थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखिए, एपिग्राफी। और कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल का नाम बुर्ज होम है, जहां पर गर्तावास के साक्ष्य मिले थे। मुद्राओं के बारे में बात करें तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत कहा जाता था। जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता उनको आहत कहा जाता है, केवल उन पर एक मूर्तियाँ होती है और उन्हें पंचमार्क भी कहा जाता है। साहित्य में सिक्कों को कपार्षण कहा जाता था। और अरिकमेडु जो है पुदुचेरी के निकट पड़ता है, जहाँ से रोमन के सिक्के मिले थे। अब सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया था। और समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का प्रमाण जो है हमें समुद्रगुप्त वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से मिलता है। मुद्राओं यानी सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं और इसे इंग्लिश में न्यूस्मेटिक्स कहा जाता है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेस को माना जाता है। अरिकमेडु स्थान पर हमें भारत और रोमन के मध्य व्यापार का पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर सिक्के मिले थे। सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किसने किए? मौर्य वंश के राजाओं ने। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के द्वारा। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश राजाओं के द्वारा चलाए गए थे। और शीशे के सिक्के चलवाने वाला राजा कौन था? सातवाहन वंश के राजाओं ने जो है शीशे के सिक्के चलाए थे। शैली का प्रयोग मंदिर और स्मारक बनाने में होता है। तो नागर शैली का प्रयोग उत्तर भारत के मंदिर बनाने में हुआ था। द्रविड़ शैली का प्रयोग दक्षिण भारत के मंदिर बनाने में। और बेसर शैली का प्रयोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में मिलता है। सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण जो है वो कुषाण वंश में हुआ था, यानी कुषाण वंश के राजाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो ये था हमारा एक क्विक रिवीजन। और क्विक रिवीजन में आपको वे पॉइंट हमने बताए जो कि आपने फुल वीडियो में बहुत ही लॉन्ग टाइम में देखे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम मिलेंगे प्रागैतिहासिक इतिहास के साथ।